हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आते हैं अपने कंटेंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का सेटअप करने में या मशीन लेकर स्टार्टअप करने में क्या क्या हमको चाहिए और कितना उसमें बजट लगेगा, कितनी हमको कमाई होगी और हमें मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने 5 सवाल कवर किए हैं, तो वो 5 सवाल पहले सुन लीजिए और फिर वीडियो को एंड तक देखिए ज़रूर और बिना स्किप किए देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन खरीदने से रिलेटेड, वो सारे सवाल आज ख़त्म होने वाले हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 है कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन किन लोगों को खरीदनी चाहिए और किन को नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 2 है दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ साथ हमको और क्या क्या खरीदना पड़ेगा जिसकी हमको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के रनिंग में ज़रूरत पड़ती है। उसके बिना मशीन चल ही नहीं सकती, अगर चल गई तो पार्ट नहीं बन सकते। तो ऐसी कौन कौन सी इक्विपमेंट है, कौन कौन से टूल हैं जो हमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ साथ खरीदने ही पड़ेंगे। नंबर 3 है दोस्तों, मशीन हमको कौन सी लेनी चाहिए, कितने पावर की लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नंबर 4 है दोस्तों, मशीन खरीदने से लेकर प्रोडक्ट बनने तक का बजट हमारा क्या होना चाहिए, ये भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। नंबर 5 और मेन जो सवाल सभी के मन में आता है वो है कमाई कितनी होगी, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद में जब वो हम बेचने जाएंगे उसके बाद हमको प्रॉफिट कितना होगा, कमाई कितनी होगी और जो हमको कमाई होगी वो संतुष्टिकरण होगी या नहीं होगी, संतुष्टि देने वाली होगी या नहीं होगी। अगर हमें उतनी कमाई नहीं होती है जितनी हमको चाहिए तो मशीन खरीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन किन लोगों को खरीदनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1 है जिनको 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस है मशीन चलाने का, उनको वो मशीन खरीद लेनी चाहिए अगर ज़रूरत है तो। एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी लड़का लाओगे काम करने के लिए जिसको मशीन आती होगी तो वो आप पर एक बोझ बन जाएगा, यानी कि वो हर जगह नखरे दिखाएगा। हर लड़का ऐसा नहीं होता, हर मैन पावर ऐसी नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर अपने जो हमको एक्सपीरियंस है, हमको जो आता है, हमको जो ज्ञान है, जो स्किल है, उसका हमें थोड़ा बहुत घमंड होने लगता है। और अगर उस घमंड के चलते वो आपकी नौकरी छोड़कर चला गया, आपकी मशीन चलानी छोड़ के चला गया, तो आपको तो लॉस पक्का होने वाला है। मशीन खड़ी हो जाएगी क्योंकि आपको तो आती नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है आपको, और जिसको एक्सपीरियंस है उसको आप सैलरी उतनी नहीं दे पा रहे। वो सैलरी के लिए आपको धमकी देगा कि मेरी सैलरी बढ़ाओ या मुझे सैलरी इतनी मिलनी चाहिए वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो दोस्तों, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो जिसको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो उसको मशीन खरीद लेनी चाहिए। और एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं कि आप 3 से 5 साल कंपनी में बिता के आ गए और लेबर का आपने वहाँ पे काम किया है, मशीन सीखी नहीं है। तो मशीन सीखनी भी ज़रूरी है। अगर आपने 3 से 5 साल काम किया है, उसमें मशीन सीखी है, PLC वगैरह सब आता है, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी आता है आपको, तो आपको मशीन खरीद लेनी चाहिए। नंबर 2 है दोस्तों, मार्केट पर पकड़। सबसे पहले आप सामान कहीं से खरीद के, सदर मार्केट से ले लो, दिल्ली से, या फिर किसी कंपनी से डायरेक्ट ले लो, वहाँ से सामान खरीदो, सप्लाई करो। जब आपकी सप्लाई अच्छी हो जाए, मार्केट पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाए, आपके ग्राहक जो है वो लगे बंदे, यानी कि जो रेगुलर कस्टमर होते हैं जो कहीं जा ही नहीं सकते आपको छोड़ के, ऐसे कस्टमर आपके बन जाए तो आपको मशीन खरीद लेनी चाहिए। और मशीन बाद में खरीदो, पहले आप अपना एक मोल्ड बनवाओ, उसे किसी कंपनी को दो, वहाँ से प्रोडक्ट बनवाओ और फिर सप्लाई करो। जब आपकी सप्लाई धुआंधार शुरू हो जाए तब आप मशीन खरीद सकते हो। किसी सीपैट में चला सकते हो मोल्ड, और या फिर किसी प्लास्टिक की कंपनी में चलवा सकते हो। बहुत कंपनियां हैं जो आपका मोल्ड लेके चला देगी थोड़े से मार्जिन के ऊपर। ठीक है जी। तो किन लोगों को मशीन खरीदनी चाहिए, ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। नंबर 3 पॉइंट है कि जो लॉस को हैंडल कर सकता हो। दोस्तों, बिजनेस है, बिजनेस में लॉस होता ही होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी अपना सीना ठोक लो कि आपको लॉस नहीं होगा, लॉस होगा ही होगा। तो जो लॉस को हैंडल कर सकता हो, जिसके पीछे कुछ पैसों का बैकअप हो, वो मशीन खरीद सकता है। तो अगर आप लॉस को हैंडल कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं होगी अगर लॉस हो गया है तो आप मशीन खरीद सकते हो। नंबर 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ साथ और हमको क्या खरीदना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट हमको लगने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में छोटे से बहुत बड़े तक के हीटर लगे होते हैं, जिसको चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और बिजली ये जो हमारे घर में होती है, ये बिजली काम नहीं करेगी, उसमें आपको 15 से 20 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। अगर आप उस कनेक्शन को अफोर्ड कर पाते हो तो आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ले सकते हो। तो नंबर 1 है कि बिजली का कनेक्शन, 15 से 20 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन आपको चाहिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के साथ साथ। दोस्तों, बड़ा बिजली कनेक्शन हमें इसलिए चाहिए क्योंकि मशीन में बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है
और मेनली दो जगह जहाँ पे बिजली कंज्यूम होती है वो है हीटिंग और पंपिंग। यानी कि हीटिंग, जो हीटर हमारे चल रहे हैं उसमें बिजली कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगी, और पंप मेनली हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप में बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है। हीटर में जब हीटर गर्म हो जाएंगे उसके बाद वो बंद हो जाएंगे, कट मारते रहते हैं। आपको पता ही होगा, अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या प्लास्टिक फील्ड में काम कर रहे हो तो जब हीटर अपनी पावर ले लेंगे, हीटर अपनी हीटिंग ले लेंगे, उसके बाद कट मार जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब टेम्परेचर थोड़ा नीचे आएगा फिर स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ऑन हो जाएंगे। जब टेम्परेचर उतना पहुंच जाएगा जितना हमने सेट किया हुआ है फिर बंद हो जाएंगे। तो हीटर चालू बंद होते रहते हैं, ऑन ऑफ होते रहते हैं। पंप को भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो बिजली कंज्यूम वहाँ पर भी होती है। तो मेनली दो जगह जहाँ पे बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है वो है हीटिंग और पंपिंग। जितना ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगी मशीन उतना ही बड़ा आपको कनेक्शन चाहिए, उतना ही बड़ा आपको बिजली का मीटर चाहिए, और बिजली का मीटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा, कनेक्शन जितना बड़ा होगा, उतना ही बिल आपका आने वाला है। और क्या क्या चाहिए? क्रेन चाहिए, क्योंकि आपको मोल्ड भी लोड करना पड़ेगा, अनलोड करना पड़ेगा, मशीन भी उठा के इधर से उधर ले जानी पड़ सकती है। बहुत सारी भारी भारी चीज़ें होती है जो आप खुद से नहीं उठा सकते, तो उसके लिए आपको क्रेन चाहिए, असेंबली टूल चाहिए, चिलर चाहिए, कंप्रेस्ड एयर चाहिए। एयर से कई बार आप इजेक्शन भी करते हो, पार्ट को मोल्ड से बाहर निकालते हो। ऑटो लोडर चाहिए जो आपको होपर में मटेरियल लोड करके देगा। अगर आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा मशीनें हैं तो आपको कूलिंग टावर भी लेना पड़ेगा, कूलिंग टावर का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। और मोल्ड जो मेन चीज़ है, जो मेन इक्विपमेंट है मशीन का, वो है मोल्ड। अगर आप 3 से 4 तरह के पार्ट बना रहे हो तो आपको 3 से 4 तरह के मोल्ड अलग अलग तरह के बनाने पड़ेंगे। और मोल्ड की जो कॉस्ट आती है वो 50,000 रुपये से लेकर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए तक भी जाती है। जैसा मोल्ड वैसा ही पैसा। तो दोस्तों, अगर आप छोटा आइटम बना रहे हो, छोटे प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आपको छोटा मोल्ड चाहिए जो कि कम पैसों में अरेंज हो जाएगा। और अगर आप बड़ा प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको मशीन भी बड़ी चाहिए, मोल्ड भी बड़ा चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे नंबर के सवाल की, कि मशीन कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों, मशीन आप किसी भी कंपनी की, किसी भी ब्रांड की ले सकते हो। मेन बात है कि उसमें फीचर्स कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या होना चाहिए जो मशीन आप ले रहे हो। तो आप सुनिए, सबसे पहले तो आप उसमें ध्यान दीजिए कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है दुनिया में, जो जापानीज़ लोग अपनी मशीनों में टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी उसमें होनी चाहिए। चाहे वो किसी भी ब्रांड की मशीन हो, JSW की हो या फिर हाई-10 की हो, किसी भी कंपनी की आप मशीन, किसी भी ब्रांड की मशीन ले सकते हो। बस उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट होनी चाहिए। नंबर 2 है कि रनिंग कॉस्ट कम होनी चाहिए। जो रनिंग कॉस्ट है, बिजली कम कंज्यूम करे और मटेरियल कम से कम ख़राब करे, जो हमारा रिजेक्शन होता है, तो ये चीज़ें कम होनी चाहिए। रनिंग कॉस्ट मेनली जो ओवरऑल हम देखते हैं कि रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। नंबर 3 है कि मेंटेनेंस कम होना चाहिए। ये ना हो कि हर दूसरे दिन मशीन खड़ी रहे ख़राब होके, और अगर ख़राब भी हो जाए कुछ टाइम बाद, तो हर चीज़ ख़राब होती है, हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है, चाहे वो इंसानी शरीर हो या फिर कोई मशीन हो, कोई भी मशीनरी हो, वो कभी ना कभी तो मेंटेनेंस मांगती है। लेकिन जब भी वो मेंटेनेंस मांगेगी, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखो कि जिस भी ब्रांड की मशीन का रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो, वो मशीन आपको ले लेनी चाहिए। नंबर 4, लोड की बात करें तो 70 से 2000 टन तक की मशीन आप ले सकते हो। जैसी आपकी नीड है वैसी पावर की मशीन ले सकते हो। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट बनाना चाह रहे हो। कुर्सी बनाओगे तो आपको बहुत बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी। एक बोतल का छोटा सा ढक्कन बनाओगे तो आप छोटी मशीन से भी काम आपका चल जाएगा। 80 टन तक की मशीन से भी काम चल जाएगा। अगर आप छोटा आइटम कोई बना रहे हो और बहुत बड़ा आइटम बना रहे हो, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं, अगर आप वो बनाना चाह रहे हो तो आपको बड़ी मशीन चाहिए, बड़ी पावर की मशीन चाहिए। तो आप 70-80 टन से लेकर 2000 टन तक की मशीन परचेज कर सकते हो। वो आपके नीड के ऊपर बात है कि आपको नीड कितने बड़े पार्ट की है। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे नंबर के क्वेश्चन की, 4th क्वेश्चन की, कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन खरीदने से लेकर पार्ट बनने तक का बजट हमारा कितना होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर लैंड, जिस जमीन पर आप अपनी मशीन सेटअप करना चाह रहे हो, अगर वो लैंड आपका नहीं है और आप रेंट पे ले रहे हो, तो सबसे पहले उस बजट की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपने रेंट पर लैंड ले लिया कोई, तो उसमें खाली ज़मीन पे तो आप काम करोगे नहीं, उसके ऊपर छत डलवानी पड़ेगी, 1-2 रूम भी बनवाना पड़ेगा, फ्लोर आपको पक्का करवाना पड़ेगा, चाहे उसमें आप इपॉक्सी करवाओ, घोल डलवाने के बाद, जो सीमेंट का घोल होता है उसके बाद इपॉक्सी डलवाओ, क्योंकि जो भी आप काम करोगे वो पक्का ही काम करना पड़ेगा, आपको मजबूत काम करना पड़ेगा, क्योंकि मशीन बहुत भारी होती है और बहुत ज़्यादा कट्टे उस पर पटकने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लोहे की चीज़ें फेंकनी भी पड़ सकती है ताकि वो फ्लोर भी ख़राब ना हो, कमरे भी बनने चाहिए, ऊपर टीन शेड भी चाहिए, ब्लोअर भी चाहिए क्योंकि गर्मी लगती है।
अगर लैंड आपका किराए का है, रेंट का है, तो आपको 10 लाख रुपए, 10 से 15 लाख रुपए मिनिमम उसमें सेटअप के लिए चाहिए। ये मशीन का सेटअप नहीं है, ये उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो आपको 10 से 15 लाख रुपए उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए चाहिए। अब बात आती है मशीन की। दोस्तों मशीन आती है आपकी 20 से 25 लाख रुपए की मशीन, आपकी न्यू मशीन आ जाएगी। और अगर आप सेकंड हैंड मशीन लेना चाहते हो तो आप इसमें से अच्छी मशीन के लिए 30 से 40% कम कर सकते हो। अगर आपकी मशीन 25 लाख रुपए की है तो आप उसमें 30 से 40% कम कर लो। जितना भी निकल के आएगा कैलकुलेशन के बाद वो आपकी सेकंड मशीन की कॉस्ट होगी, सेकंड हैंड मशीन की कॉस्ट होगी। दोस्तों मशीन भी ले ली हमने, 10 से 15 लाख रुपए हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी लगा ली। अब बात करते हैं कि जो रॉ मटेरियल आएगा, मोल्ड आएगा और कई सारी चीज़ें आएंगी, चिलर वगैरह आएंगे, तो 5 लाख रुपए आप उनके जोड़ लो। ठीक है, 5 लाख रुपए उनके हो गए। अब बात आती है वर्किंग कैपिटल की। दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार सामान खरीद के ले आओगे, उसे बनाओगे, बेच दोगे, फिर उसी पैसे से आप नया सामान खरीद के लेकर आओगे। नहीं, वर्किंग कैपिटल जो होती है वो आपके पास एक जमा पूंजी होती है। 15 से 20 लाख रुपए आपको वो चाहिए, वर्किंग कैपिटल जो घूमती रहती है मार्केट में। कभी आपका नगद सामान नहीं बिकेगा, आप सामान वहाँ पे उतार के आ जाओगे, फिर वो बेचेगा, तब आपके पैसे वो देगा। अधिकतर ऐसा ही होता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल 15 से 20 लाख रुपए चाहिए। तो ये दोस्तों ओवरऑल जोड़ के टोटल हो जाता है 50 लाख रुपए। अगर लैंड आपको खुद का खरीदना पड़ता है 20 से 25 लाख रुपए इसमें और जोड़ सकते हो, आपको जोड़ने ही पड़ेंगे, जोड़ सकते हो नहीं, जोड़ने ही पड़ेंगे। तो आपका ये खर्च आएगा 70 से 80 लाख रुपए का एक स्टार्टअप का, मशीन का। इसमें आप 2 मशीन भी लगा सकते हो, एक सेकंड हैंड मशीन ले लो कोई चलती सी, तो 70-80 लाख रुपए में आपकी 2 मशीन में सेटअप हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बहुत ही बारीकी से बजट बता दिया मशीन की कॉस्ट का कि आपका कितना सेटअप में कितना पैसा लगने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों 5th नंबर के क्वेश्चन की, जिसमें मैंने बताया है कि प्रॉफिट कमाई कितनी होने वाली है। देखिए दोस्तों, आपको मैन पावर भी इसमें जोड़नी पड़ेगी। एक एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए आपको और एक नॉन एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, और उनके साथ आपको अपने फैमिली मेंबर भी 1-2 लगाने पड़ेंगे ताकि उन पे ध्यान रहे और अगर काम ज़्यादा आ जाए तो उनकी हेल्प भी करवा सके। ऐसा नहीं है कि आपने लेबर लगा दी, मैन पावर लगा दी, सारा काम वही देखेंगे, आप कुर्सी पे बैठ के या बेड पे लेट के सो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों आपको भी उनके साथ लगना पड़ेगा। तो 2 बंदे आपको चाहिए, एक एक्सपीरियंस वाला और दूसरा जो लेबर है, जो मटेरियल वगैरह लोड करेगा, उसमें मटेरियल को मिक्स करेगा। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको 2 मैन पावर मिनिमम चाहिए। अब बात करते हैं कमाई की। देखिए दोस्तों, 1 kg अगर आप मटेरियल लोगे, रॉ मटेरियल, वो 70 से 100 रुपये का आ जाएगा। ठीक है, और उसमें पार्ट बनेंगे। अगर आप 10 ग्राम का एक कंटेनर लेते हो, एक कंटेनर बनाते हो, तो उसमें 100 कंटेनर आपके बनने वाले हैं। और अगर आप 24 घंटे मशीन चलाते हो तो उसमें आपके 150 kg रॉ मटेरियल लगने वाला है। उसमें आपका 150 kg यानी कि 1.5 क्विंटल रॉ मटेरियल लगने वाला है और उसमें 1500 कंटेनर बनने वाले हैं। और अगर एक कंटेनर की कॉस्ट हम 13 से 14 रुपये जोड़ें, मशीन की कॉस्ट मिलाकर, अदर कॉस्ट, सब सारी कॉस्ट मिलाकर 13 से 14 रुपये जोड़ें और वो 18 रुपये का हम बेचें, तो सारा कैलकुलेशन करके मैंने रखा हुआ है। उसमें आपको 6000 रुपये पर डे के 24 घंटे के बचने वाले हैं। तो 6000 रुपये पर डे के बचेंगे और 30 के 30 दिन आप काम करोगे तो 36 या 18, 1,80,000 रुपये। चलो मोटा मोटा अगर आप ज़्यादा थोड़ा महंगा बेच लेते हो या ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हो तो 2 लाख रुपये पर मंथ के आप कमा सकते हो। 2 लाख पर मंथ में से आप 25,000 रुपये एक्सपीरियंस वाले बंदे के और 15,000 रुपये आप नॉन एक्सपीरियंस वाले बंदे के काट दें तो आपके बनते हैं 40,000 रुपये निकल जाते हैं उसमें। तो 1,60,000 रुपये आपको बचने वाले हैं एक महीने में, सारी कॉस्ट निकाल के। तो आप इस कमाई से अगर संतुष्ट हो तो आप मशीन ले लो, नहीं तो आप बल्क में माल उठाओ किसी कंपनी से या फिर किसी बड़ी मार्केट से, सदर मार्केट, दिल्ली जैसी मार्केट से माल उठाओ और अपना सप्लाई करो, थोड़ा सा मार्जिन ले लो और मजे लो। या आप अगर माल खरीदना भी नहीं चाहते तो अपना मोल्ड बनवाओ, किसी कंपनी में चलवाओ, किसी सीपैट से चलवाओ। दोस्तों आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पारस नाम की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, उन्होंने घर से ही स्टार्ट की थी। तो वो मोल्ड चलवाते थे सीपैट से, अपने मोल्ड लेके आते थे, सीपैट में प्रोडक्ट बनवाते थे। ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का ही उनका प्रोडक्शन था, बहुत प्रोडक्शन था, कई घंटे लगातार मशीन चलती थी, महीना भर भी चलती थी। तो वो वहाँ से अपना मोल्ड दे के प्रोडक्शन करवाते थे सीपैट से। और जैसे ही उनका प्रोडक्शन बहुत हाई हुआ, यानी कि उनकी सप्लाई ग्राहक पे पकड़, मार्केट पे पकड़ अच्छी हुई, जब उनका धुआंधार सप्लाई माल होने लगा तो उन्होंने अपनी मशीन खरीद के तब सेटअप की है। सीपैट से ही वो 1-2 बंदों को भी ले गए जिनको एक्सपीरियंस अच्छा था मशीन चलाने का। तो सबसे पहले उन्होंने पार्ट बनवाए हैं सीपैट से मोल्ड बनवा के। तो आप भी यही कर सकते हो, अपना या तो माल खरीदो बल्क में, बोरों में,
होलसेल में और अपने घर पे स्टोर कर लो, वहीं से सप्लाई करो। और अगर आप माल भी नहीं खरीदना चाहते तो आप मोल्ड ले लो, मोल्ड लेके आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हो किसी कंपनी या सीपैट से। तो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो मुझसे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ज़्यादातर तो मैंने सवाल इसमें कवर कर ही दिए हैं। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, फिर भी कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। कोई नई वीडियो ले आएंगे या फिर कमेंट में ही आपके क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ बताना था। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी फैमिली की केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।